किसी व्यक्ति की कहानी में कितनी परतें हो सकती हैं? भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा को ही लें। क्या आप ये पता है कि उन्हें गोद लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उनका खून का रिश्ता भी संस्थापक जमशेदजी टाटा से है? हाँ, ये तो दिलचस्प बात है। या जैसे कैसे एक भयानक कार हादसे ने उनकी जान लगभग ले ही ली थी। आज हम थॉमस मैथ्यू की जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के आईने में उनके जीवन के कुछ ऐसे ही अनछुए और मतलब महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक सफरनामा नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति के बनने की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, शुरुआती संघर्षों और बाद की चुनौतियों ने उस नेतृत्व को गढ़ा, हाँ, जिसने दशकों तक टाटा समूह को न सिर्फ चलाया, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। ये चर्चा उस जीवनी के कुछ चुनिंदा हिस्सों पर आधारित है, ताकि हम उस शख्सियत को बेहतर समझ सकें। तो हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है ना? हाँ। बल्कि उनके पीछे के मायने, उनके फैसलों के असर और उनके मूल्यों की गहराई को समझना है। हम उनके बचपन से शुरू करेंगे, हाँ, फिर टाटा समूह के शीर्ष तक पहुंचने, वैश्विक विस्तार की उनकी महत्वाकांक्षाएं और वो मुश्किल घड़ियां भी देखेंगे जिन्होंने उनके नेतृत्व की परीक्षा ली। तो शुरुआत उनके परिवार और शुरुआती जीवन से करते हैं, क्योंकि बुनियाद अक्सर बहुत कुछ बता देती है। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही थोड़ी अनोखी है। नवल टाटा, जो रतन टाटा के पिता थे, जी। उन्हें सर रतन टाटा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लेडी नवजबाई टाटा ने गोद लिया था। ये पारसी परंपरा का एक हिस्सा था। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद कुछ पुराने पुरोहितों के दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि नवल का असल में जमशेदजी टाटा से खून का रिश्ता भी था। अरे, वो संस्थापक से खून और गोद लेने दोनों रिश्तों से जुड़े थे। हाँ, बिल्कुल। एकमात्र ऐसे चेयरमैन। ये तो एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास डालता होगा उनके पिता नवल टाटा का। बिल्कुल। असर कैसा रहा उन पर? सुना है वो काफी शांत स्वभाव के थे। हाँ, शांत और दयालु। उनका असर तो था ही, खासकर करुणा और सादगी के मामले में। लेकिन शायद उससे भी गहरा असर उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा का रहा। अच्छा, किस तरह का असर? वो उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाती थीं, जैसे महात्मा गांधी की, और उनके घर में काफी विलासिता थी, 40 नौकर, रोल्स रॉयस। पर रतन टाटा बताते हैं कि उन्हें बचपन में इससे शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। ये दिलचस्प है। और दादी से विनम्रता का पाठ भी सीखा शायद। हाँ, बिल्कुल। वो किस्सा मशहूर है, जब दादी ने गलती से रसोइये को डांटने के बाद सबसे माफी मांगी थी, या जब वो रतन से नाराज होती तो बाद में दरवाजे के नीचे एक सॉरी नोट खिसका देती थी। वाह, ये छोटी छोटी बातें ही तो चरित्र बनाती है। इन्हीं अनुभवों ने शायद उनकी विनम्रता, मुश्किल हालात में शांत रहने की क्षमता और कुछ हद तक उनके अंतर्मुखी स्वभाव की नींव रखी होगी। और उनके माता पिता का अलगाव भी हुआ था बचपन में ही, इसका भी असर पड़ा होगा। वो स्कूल में काफी अकेले रहते थे, दोस्त कम थे, जैसे जुबिन मेहता का नाम आता है। हाँ, ये शुरुआती अनुभव अक्सर इंसान को दूसरों की भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। अच्छा, तो इन निजी अनुभवों से आगे बढ़कर उनकी शिक्षा और जुनून की तरफ चलें। वहां भी एक कश्मकश थी शायद। हाँ थी। वो आर्किटेक्चर बनना चाहते थे दिल से, पर पिता चाहते थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। खैर, आखिरकार कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए। शुरू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली। कॉर्नेल में? वहां उन्हें अपनी डार्क स्किन की वजह से कुछ शुरुआती नस्लीय पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके अपना विषय बदलवाया और आर्किटेक्चर में आ गए। और कॉर्नेल का अनुभव उनके लिए बहुत अहम साबित हुआ होगा, है ना? आर्किटेक्चर ने न सिर्फ उनके सौंदर्य बोध को निखारा, बल्कि रचनात्मक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया दिया। बिल्कुल। अच्छा, फ्लाइंग? हाँ, बॉम्बे में 14 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, पर कॉर्नेल में लाइसेंस मिला। वो बताते हैं कि अपना जेब खर्च करीब $180 महीना, उसका बड़ा हिस्सा वो फ्लाइंग आर्स खरीदने में लगा देते थे। ये जुनून सिर्फ शौक नहीं होता, ये शायद चुनौतियों से ऊपर उठने का, आजादी के एहसास का प्रतीक भी होता है। उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया होगा। लेकिन कॉर्नेल में ही एक जानलेवा कार हादसा भी हुआ उनके साथ। ओह। हाँ, एक प्रोफेसर की स्पोर्ट्स कार चला रहे थे, जिसके टायर काफी घिसे हुए थे। अच्छा। अचानक एक कुत्ता सामने आ गया और कार कई बार पलटी। वो और प्रोफेसर दोनों बाल बाल बचे। ये दिखाता है कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित है। बिल्कुल, और ऐसे हादसों से उभरना ही इंसान को मजबूत बनाता है।
उनकी आर्किटेक्चर थीसिस भी काफी दिलचस्प थी, सुना है, भविष्य के टाटा मुख्यालयों पर। हाँ, एक काल्पनिक डिजाइन उनके विजन और डिजाइन प्रेम को दिखाता है। तो अमेरिका में कुछ अनुभव के बाद वो भारत लौटे। हाँ, 1962 में जेआरडी टाटा के कहने पर लौटे। उन्हें आईबीएम से नौकरी का ऑफर था, पर उन्होंने वो ठुकरा दिया और टाटा समूह ज्वाइन किया। मजे की बात यह है कि अपना सीवी उन्होंने आईबीएम के ही इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर टाइप किया था। क्या बात है। और शुरुआत सीधे केबिन से नहीं हुई, है ना, शॉप फ्लोर से। नहीं, बिल्कुल नहीं, शॉप फ्लोर से। टेल्को, जो अब टाटा मोटर्स है, तब ट्रक बनते थे, और टिस्को, अब टाटा स्टील, में उन्होंने काम सीखा, बिल्कुल जमीनी स्तर से। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी लीडर के लिए, संगठन की नब्ज समझने के लिए। हाँ, टेल्को के उनके इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि वो किसी भी दूसरे ट्रेनी की तरह ही थे, सीखने को उत्सुक। टिस्को में उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए प्रोडक्शन बेहतर करने के, लेकिन असली परीक्षा तो तब आई जब 1971 में उन्हें नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। नेल्को, वो तो घाटे में चल रही कंपनी थी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल जिम्मेदारी थी। उन्होंने खुद कहा है कि वो हमेशा आग बुझाने वाली स्थिति में रहते थे। यहीं पे उनकी नेतृत्व क्षमता परखी गई होगी मुश्किल हालात में। ये शुरुआती संघर्ष और असफलताएं, मतलब सीखने के बड़े मौके होते हैं। ऐसे ही एक और मुश्किल अनुभव था एम्प्रेस मिल्स का। जेआरडी ने उन्हें इस बीमार कपड़ा मिल को बचाने का जिम्मा दिया। रतन ने एक रिवाइवल प्लान बनाया भी, पर फंड्स नहीं मिले और आखिरकार मिल को बंद करना पड़ा। ये उनके लिए काफी निराशाजनक था। यहाँ वो बिजनेस की मजबूरियां और कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति के बीच का द्वंद्व दिखता है। सुना है उन्होंने अपना बोनस भी दे दिया था। हाँ, मिल बंद होने पर उन्होंने अपना सालाना बोनस अधिकारियों को दे दिया था। उन्हें लगा कि वो लोग बिना किसी गलती के नौकरी खो रहे थे। ये उनकी वो मानवीय संवेदना दिखाता है। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें, मतलब एक अज्ञात इकाई से एक दृढ़ निश्चयी लीडर बनने की राह पर डाला। फिर आया 80 का दशक। हाँ, 1983 में उन्होंने समूह के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान पेश किया। इसमें हाईटेक बिजनेस और ग्रुप स्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर था। ये एक भविष्य की तैयारी थी, खासकर तब जब भारत धीरे धीरे उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो बड़ा मोड़ आया 1991 में। जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा सन्स के चेयरमैन बने। हाँ, और ये फैसला आसान नहीं था। समूह के अंदर कई बहुत शक्तिशाली लोग थे जिन्हें क्षत्रप या सैट्रप्स कहा जाता था, जैसे रूसी मोदी, दरबारी सेठ, अजित केरकर। वो अपनी कंपनियों को लगभग आजाद तरीके से चलाते थे। तो जाहिर है उनकी नियुक्ति पर कई लोगों को हैरानी हुई होगी, कुछ विरोध भी। बिल्कुल, लेकिन जेआरडी ने रतन को उनकी दूरदर्शिता के लिए चुना था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने ग्रुप को एकजुट करने और प्रोफेशनल बनाने के लिए सुधार लागू करने शुरू किए। सबसे अहम था रिटायरमेंट की एक फिक्स्ड एज पॉलिसी लाना। अच्छा, रिटायरमेंट पॉलिसी? इसका सीधा असर तो इन्हीं दिग्गजों पर पड़ा होगा। टकराव तो हुआ ही होगा। हाँ, टकराव हुआ। रूसी मोदी टिस्को के चेयरमैन के साथ तो काफी खुलकर हुआ। वो रिटायर होने को तैयार नहीं थे, उन्होंने सरकार से भी मदद मांगी। आखिरकार बोर्ड को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। ये तो बड़ी बात थी। और दूसरों के साथ? दरबारी सेठ और अजित केरकर के साथ भी ग्रुप स्ट्रक्चर और ब्रांड इक्विटी जैसे मुद्दों पर मतभेद थे। सेठ जी समय पर रिटायर हो गए, केरकर ने बाद में ग्रुप छोड़ दिया। ये आसान लड़ाइयां नहीं थी बिल्कुल भी। ये रतन टाटा का वो शांत लेकिन दृढ़ संकल्प दिखाता है। उनका लक्ष्य शायद उस बिखरे हुए समूहों को एक टाटा बनाना था। हाँ बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने टाटा सन्स की हिस्सेदारी ग्रुप कंपनियों में बढ़ाई ताकि कंट्रोल मजबूत हो। जेआरडी क्वालिटी अवार्ड और टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल TBEM शुरू किए ताकि उत्कृष्टता पर जोर हो। और एक यूनिफाइड टाटा ब्रांड पहचान बनाई। हाँ, ये सब एक ढीले ढाले संघ को एक मॉडर्न एकजुट ग्रुप में बदलने के जरूरी कदम थे। नेतृत्व संभालने के बाद उनका एक बड़ा सपना था टाटा समूह को सही मायने में ग्लोबल बनाना। यहीं से वो बड़े अधिग्रहणों का दौर शुरू होता है ना? हाँ, और ये सिर्फ विस्तार के लिए नहीं था। शायद ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए समूह को तैयार करने का एक सोचा समझा कदम भी था। पहला बड़ा कदम क्या था? टेटली? हाँ, 2000 में चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण, फिर 2007 में स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण। वो तो काफी नाटकीय था। हाँ, ब्राजील की कंपनी CSN के साथ एक लंबी बोली चली और टाटा ने उम्मीद से ज्यादा कीमत चुकाई। कोरस अधिग्रहण की टाइमिंग और कीमत पर बाद में सवाल भी उठे थे, खासकर जब 2008 में वैश्विक मंदी आई। लेकिन ये टाटा की वैश्विक महत्वाकांक्षा और जोखिम लेने की क्षमता का प्रतीक था, और शायद इसमें कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय गौरव का भाव भी था। हाँ,
कि एक भारतीय कंपनी एक बड़ी ब्रिटिश डच स्टील कंपनी खरीद रही है। बिल्कुल। और फिर 2008 में जैगुआर लैंड रोवर JLR फोर्ड इन ब्रांड्स को बेचना चाह रहा था। JLR, इसमें तो शायद उनका एक भावनात्मक जुड़ाव भी था, पिता की कार। हाँ, उनके पिता के पास एक जैगुआर एथाके 120 थी, तो वो जुड़ाव था। शुरुआती संदेह और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद ये अधिग्रहण आगे चलकर टाटा मोटर्स के लिए बहुत सफल साबित हुआ। ये हाई प्रोफाइल अधिग्रहण दिखाते हैं कि रतन टाटा बड़े दांव लगाने से हिचकते नहीं थे, लेकिन इन सफलताओं के साथ साथ गंभीर चुनौतियां भी आईं, बहुत बड़ी चुनौतियां। हाँ, जैसे 1990 के दशक में असम में उल्फा संकट। टाटा टी वहां की एक प्रमुख कंपनी थी जी, और उसे उग्रवादियों के दबाव, कर्मचारियों की सुरक्षा और सरकारी नीतियों के बीच संतुलन साधना पड़ा। कंपनी पर उग्रवादियों को वित्तीय मदद देने के आरोप भी लगे, जिसका टाटा समूह ने हमेशा खंडन किया है। वो नैतिक दुविधाओं से भरा मुश्किल दौर था। और फिर आया 26/11 का मुंबई हमला। ताज होटल उसका केंद्र था। ये तो रतन टाटा के लिए एक बहुत गहरा व्यक्तिगत आघात रहा होगा। बहुत ज्यादा। उन्होंने न केवल उस संकट के दौरान नेतृत्व संभाला, बल्कि हमले के बाद जो किया वो असाधारण था। किस तरह से? कर्मचारियों की वीरता तो अविश्वसनीय थी। कई ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को बचाया। थॉमस वर्गीस जैसे कर्मचारी जो ड्यूटी पर नहीं थे, वो भी मदद के लिए होटल पहुंचे। हाँ, सुना है। रतन टाटा ने सिर्फ होटल का पुनर्निर्माण नहीं करवाया, बल्कि जितने भी पीड़ित थे, कर्मचारी, मेहमान, यहाँ तक कि आसपास के छोटे दुकानदार जिनका नुकसान हुआ था, उन सब के पुनर्वास और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी ली। वो व्यक्तिगत रूप से परिवारों से मिले। ये टाटा समूह के मूल्यों और अतिथि देवो भव की संस्कृति का प्रतीक तो था ही, लेकिन साथ ही रतन टाटा की गहरी मानवीय संवेदना और संकट में उनकी नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण था। उनकी उदारता ने एक मिसाल कायम की। बिल्कुल। फिर एक और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था नैनो, 1 लाख रुपए की कार का सपना। हाँ, ताकि आम भारतीय भी कार खरीद सके। विचार तो क्रांतिकारी था, लेकिन इसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जमीन अधिग्रहण पर हिंसक विरोध हुआ। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिससे फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट करनी पड़ी। इस देरी और सबसे सस्ती कार के टैग ने शायद इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया। बाद में आग लगने की कुछ घटनाएं हुई, बिक्री भी कम रही, वो सपना थोड़ा धूमिल हो गया। नैनो शायद महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच के तनाव का एक उदाहरण है। सपना नेक था, पर क्रियान्वयन में चुनौतियां बहुत थीं। इसके बाद राडिया टेप्स विवाद आया। हाँ, जिसमें लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत लीक हुई थी और इसमें रतन टाटा का भी जिक्र था। हालांकि टेप्स से टाटा द्वारा किसी गलत काम का सबूत नहीं मिला, लेकिन इसने निजता बनाम सार्वजनिक हित के मुद्दे को उठाया और समूह की छवि पर असर डाला। और हाल के वर्षों में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाना, वो भी एक बड़ा और जटिल मामला रहा। हाँ, वो उत्तराधिकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नेतृत्व शैली के टकराव से जुड़ा था। एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः टाटा सन्स के फैसले को सही ठहराया। कट, उल्फा, 2611 नैनो, राडिया टेप्स, मिस्त्री मामला, ये दिखाते हैं कि इतने बड़े समूह का नेतृत्व करना कितना चुनौतीपूर्ण है। रतन टाटा का नेतृत्व दबाव झेलने, कठिन निर्णय लेने और संकटों से उभरने की क्षमता से परिभाषित होता है शायद। हाँ, और सब उतार चढ़ाव के बीच कुछ चीजें स्थिर रही, वो है मूल्य, सत्यनिष्ठा, विनम्रता, परोपकार। ये टाटा समूह और रतन टाटा की पहचान का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। परोपकार तो टाटा की विरासत का मूल है ही। जमशेद जी से लेकर सर रतन टाटा तक, जिन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति दान कर दी थी। हाँ, रतन टाटा ने इस परंपरा को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसे एक रणनीतिक दिशा दी। उनका फोकस सिर्फ दान देने पर नहीं रहा, बल्कि स्थायी प्रभाव पैदा करने वाली पहलों पर रहा है। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे कुपोषण से लड़ने के लिए कॉर्नेल के साथ टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट बनाया, स्वच्छ पानी के लिए अगवा क्लारा तकनीक को सपोर्ट किया, स्वास्थ्य सेवा में बड़ा निवेश किया, खासकर कैंसर के इलाज के लिए केंद्र खोले, इंडिया हेल्थ फंड बनाया, बीमारियों के जेनेटिक हल खोजने के लिए टिग्स की स्थापना की, और तकनीक का इस्तेमाल करके समाधानों को सस्ता बनाना, जिसे वो किफायती MRI मशीन विकसित करने में मदद की। हाँ, ये दिखाता है कि परोपकार को भी बिजनेस की तरह रणनीतिक और परिणाम उन्मुख बनाया जा सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने का वादा किया है और पारदर्शिता के लिए 1996 में ही प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट की स्थापना की, ताकि राजनीतिक चंदे में सफाई आए। ये मूल्य उनके व्यक्तित्व में भी झलकते हैं। उन्हें अंतर्मुखी और शर्मीला माना जाता है ना? लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चयी भी।
वो खुद कहते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक शर्मीला व्यक्ति इतने बड़े और साहसी कदम कैसे उठा पाया? शायद उनकी विनम्रता और सत्यनिष्ठा ने लोगों का विश्वास जीतने में मदद की। वो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं और सफलता का श्रेय टीम को देते हैं। कारों और उड़ान से उनका प्यार तो जग जाहिर है। 69 साल की उम्र में F-16 लड़ाकू विमान उड़ाना, ये उनके एडवेंचरस मिजाज को दिखाता है। हाँ, और कुत्तों से उनका गहरा लगाव। उनके पालतू कुत्ते टीटो और टेंगो उनकी तस्वीरों में अक्सर दिखते हैं। वो उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं, खासकर अकेलेपन के साथ ही। उनका एक शरारती पक्ष भी बताया जाता है, जैसे बोर्ड मीटिंग में सहयोगियों के जूते छिपा देना। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाते हैं। शर्मीले लेकिन दृढ़, विनम्र लेकिन महत्वाकांक्षी, गंभीर लेकिन शरारती। JRT से अलग होते हुए भी उन्होंने अपना एक अलग वैश्विक कद हासिल किया। तो कुल मिलाकर देखें तो एक गोद लिए हुए बच्चे से शुरू होकर व्यक्तिगत त्रासदियों और व्यावसायिक तूफानों का सामना करते हुए एक वैश्विक उद्योगपति बनने तक की ये यात्रा असाधारण है। इसमें महत्वाकांक्षा है, संघर्ष है, सफलता है, विफलता है और सबसे बढ़कर मूल्यों पर टिके रहने का एक निरंतर प्रयास है। बिल्कुल, उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस स्कूलों के लिए ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता, बदलाव लाने की हिम्मत और विपरीत परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने दिखाया कि कैसे परंपरा का सम्मान करते हुए भी भविष्य के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। और शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस जटिल और तेजी से बदलते दौर में कोई लीडर गहन व्यावसायिक दबावों और नैतिक दुविधाओं के बीच संतुलन कैसे साध सकता है? मतलब परंपरा और आधुनिकता, मुनाफा और परोपकार, व्यक्तिगत मूल्य और कॉर्पोरेट जरूरतें, इनके बीच सही रास्ता कैसे खोजा जा सकता है? ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और रतन टाटा की यात्रा हमें इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।